हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे पास इस परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक ऐसा प्रकार जिसमें आपको उत्तर 100 शब्दों में देना होता है और आपको उसके लिए अधिकतम 6 अंक मिलते हैं। उन प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोज में जो अन्य हमारे प्रश्न हैं जिनमें आपको 15 से 20 शब्दों में उत्तर देना होता है उसकी चर्चा कर ली है और आज हम इसमें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 2 प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है। हम बात करेंगे कि जो टारगेटेड पीडीएस है उसका मतलब क्या है। दोस्तों, आप देखें कि सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं, हमारे पास 2-3 बातें जानने वाली हैं। हालांकि पिछले काफी वीडियोज में मैंने उत्तर के जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसकी बात की है। एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता दूं मैं कि जब हम उत्तर लिखते हैं और हमारे पास प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में देना होता है तो एक प्रस्तावना होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे उत्तर का मुख्य शरीर होता है जिसको हम बॉडी कहते हैं और अंत में किसी निष्कर्ष को देकर हम अपने उत्तर की समाप्ति करते हैं। आमतौर पर यह हमारा एक ढांचा होता है उत्तर को सबसे सटीक और प्रभावी बनाने का। इस क्रम में दोस्तों आप ये समझिए कि हमें एक इंट्रोडक्शन देना होगा, एक बॉडी देनी होगी और एक निष्कर्ष देना होगा। तो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा निष्कर्ष ये 15-15 शब्द का होगा तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न है आपको समझाना है कि ये वितरण प्रणाली क्या है। तो हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा हमारी मुख्य बॉडी में, जिसमें हम पीडीएस की बात करेंगे या टारगेटेड पीडीएस की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट से शुरू करें, क्योंकि हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम उत्तर में क्या लिखा जाएगा उसकी बात करेंगे और फिर हम अन्य जानकारी को प्राप्त करेंगे, ताकि आगामी वर्ष में कुछ ऐसा प्रश्न आएगा तो आप अतिरिक्त जानकारी से उसका भी उत्तर दे सकेंगे। दोस्तों, अगर हम कंसेप्ट को देखें तो आप देखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक तो हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, और इसके आगे लग जाता है यदि लक्षित, जिसको हम कहते हैं टारगेटेड, तो ये बन जाता है पीडीएस, जो हमसे प्रश्न के रूप में पूछा गया है। पहले हम जरा समझते हैं ये पीडीएस दोस्तों क्या है। दोस्तों आप समझिए, पीडीएस का मतलब है जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको आवश्यक वस्तुओं को या आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए, वितरण करने के लिए सरकारों के द्वारा जो प्रणाली व्यवस्था बनाई जाती है दोस्तों, उसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, आजादी के बाद हमने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया और ये तय किया कि सरकार द्वारा ही जनता को सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है वो किया जाएगा। समाजवादी विचारधारा का मतलब यह है कि मुनाफे के उद्देश्य से नहीं, बल्कि जनता के भले के लिए, सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव और प्रगति के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा। दोस्तों, आजादी के बाद जब काफी लोग अपने जगहों से विस्थापित हुए, कुछ लोग पाकिस्तान या जो नए निर्मित पाकिस्तान है वहां से भारत की ओर आए, तो उन सभी के एक पुनर्वास के लिए, उनको उस आवश्यक समय पर उपलब्ध कराने के लिए, वस्तुओं की उपलब्धता के लिए हमने 1948 से ही वैसे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अवधारणा को अपनाया है कि यहाँ पर सरकार विस्थापित लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए जो आवश्यक भोजन है या वस्त्र आदि है या टेंट आदि की सामग्री है उनको उपलब्ध कराती थी। दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पीडीएस की व्यवस्था है वो तो उतनी ही पुरानी है जितना कि भारत की आजादी है या भारत की इंडिपेंडेंस है। लेकिन जैसे जैसे हमने प्रगति की, जैसे जैसे वर्ष बढ़ा, तो वैसे वैसे महसूस हुआ कि पूरे देश में सभी लोगों को सरकार उपलब्ध कराए, सभी लोगों को सरकार भोजन दे, सामग्री दे, ये संभव सरकार के लिए नहीं है। एक तो उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है, दूसरी बात जो एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा आता है।
दोस्तों इसीलिए इस पीडीएस में समय समय पर काफी संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया कि ऐसा करेंगे कि हम इसको लक्षित करेंगे, हम इसको उन्हीं लोगों को देंगे जिनको इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दोस्तों आप देखिए, वैसे तो 1971 के चुनाव में और उस समय नारा दिया गया गरीबी हटाओ का, और गरीबी हटाने के लिए दरअसल बहुत सारे प्रयास किए गए, और इसी क्रम में ये तय हुआ कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको ही दरअसल इसका या इस पीडीएस के माध्यम से सरकार के द्वारा एक उचित मूल्य पर, निम्न मूल्य पर खाद्यान्नों को उपलब्ध कराया जाए, या खाद्यान्नों के साथ साथ जो अन्य सामग्री है, जैसे गरीब परिवारों में आमतौर पर जो ईंधन के रूप में केरोसिन ऑयल है आदि है, उसका वितरण करने के लिए हमने पीडीएस को रिफॉर्म किया। और इसीलिए आप देखें 1997 में दरअसल पीडीएस को हमने सुधार करके, इसका परिवर्तन करके एक नए पीडीएस की अवधारणा को जन्म दिया, जिसका नाम था लक्षित पीडीएस, यानी कि टारगेटेड पीडीएस। तो पहली बात ये समझने वाली है कि वैसे तो पीडीएस बहुत पुराना है, किंतु जो लक्षित पीडीएस है उसकी जो स्थापना है, जो उसका एक व्यवहार है जिसको शुरू किया गया, वो शुरू किया गया 1997 से, और ये किया गया 1993-94 में प्रोफेसर लकड़ावाला समिति की सिफारिश पर, क्योंकि उन्होंने पाया, डॉक्टर लकड़ावाला दरअसल हमारे प्लानिंग कमीशन के योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दोस्तों यहां पर आप देखिए कि उनके सिफारिशों के आधार पर तय हुआ कि देश के गरीबों के लिए व्यवस्था की जाएगी, उनको लक्षित रूप से लाभ दिया जाएगा, और इसीलिए टीपीडीएस की अवधारणा दोस्तों शुरू की गई। दोस्तों अगर हम इस चीज को आगे बढ़ें तो आप देखिए होता क्या है इसमें कि अलग अलग स्थानों पर, गांव में एक जगह पे आप देखेंगे एक सरकार ने उचित मूल्य दर की दुकान खोल दी है, जिसका नाम है फेयर प्राइस शॉप्स या उचित मूल्य दुकानें। इन दुकानों का जो प्रबंधन है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस दुकान में राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार की जो अपनी इकाइयां हैं खाद्य वितरण की, राइट, वो बाजार से आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर यहाँ पे रखेंगी, और यहाँ से जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा से नीचे का वर्ग है, वो यहाँ जाएगा, अपने बीपीएल कार्ड को दिखाकर एक अत्यंत ही कम मूल्य पर उस वस्तु को प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों ये मूल उद्देश्य है किसका, टारगेटेड पीडीएस का। इसलिए आप दोस्तों देखें यहां पर कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें इसको, तो होता ये है कि देश भर में एक बीपीएल सेंसस होता है, जिसको हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे का सेंसस। हमने कहा कि ये पता किया जाए कि देश में कितने लोग निर्धन हैं, और निर्धनता का मापन करने के एक अलग डिस्कशन एवं कभी अन्य प्रश्न में करेंगे, अलग चैप्टर में करेंगे कि किस प्रकार से निर्धनता का मापन होता है। तो मान लीजिए हमने तय किया कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में मान लेते हैं 50 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, इसका मतलब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से उसको निर्धन की संज्ञा दी गई। तो वैसे सभी लोगों की परिवारों की पहचान की गई कि अच्छा ये परिवार ऐसे हैं जिनका जो व्यय है एक महीने में, एक साल में, वो एक सीमा से कम है, तो उनको बीपीएल का दर्जा दिया गया, और उसके तहत उनको बीपीएल कार्ड भी जारी किया गया। दोस्तों ये वो लोग हैं, ये वो समुदाय है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और इसीलिए इनको राज्य के द्वारा विशेष लक्षित रूप से लाभ देने या दिए जाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहां पर जैसे हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 में पारित इस अधिनियम ने कहा कि भारत सरकार जो गरीब वर्ग है उनको एक अत्यंत ही कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार ने कहा कि गरीबों को, एक व्यक्ति को, एक परिवार में एक महीने में 5 किलो तक का जो राशन है, अनाज है, वो अगर हम गेहूं लेंगे आप तो 3 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।
दोस्तों ये कैसे होगा? ये दरअसल इस टारगेटेड पीडीएस प्रणाली के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। कैसे कि मान लीजिए बीपीएल परिवार जाता है इस उचित मूल्य दुकान पर जिसका नाम है फेयर प्राइस शॉप्स। दोस्तों व्यक्ति जाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा और इन दुकानों से उनको इस दर पर चावल की प्राप्ति होगी। मतलब एक परिवार में 25 किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज की व्यवस्था है और अलग अलग दरें हैं। जैसे चावल 3 रुपए प्रति किलो है, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो है, और जो मोटे अनाज जैसे बाजरा है अगर वो लेते हैं आप तो 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटे अनाज उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों ये कैसे उपलब्ध किए जाएंगे? उसके लिए ही जो सिस्टम है उसका नाम है टारगेटेड पीडीएस, कि देश के जो गरीब वर्ग है उनको लक्षित किया जाए और उनको जो लाभ है वो लक्षित रूप से दिया जाए, एक किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों यहां पर इन दुकानों से गरीब परिवारों को अनाज है, केरोसिन ऑयल है या चीनी है या नमक है जैसी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो पीडीएस हो गया कि किंतु यहां पर चूंकि लक्षित किया गया है तो इसका नाम दोस्तों क्या हो गया? इसे कहा गया टारगेटेड पीडीएस। दोस्तों यहां पर हुआ ये कि सन 2000 में इस टीपीडीएस में एक और चीज जोड़ी गई है, वो थी अंत्योदय अन्न योजना। दोस्तों इसके अंदर क्या किया गया और कहा गया कि जो गरीबों में गरीब है, जो चरम गरीबी के स्तर पे लोग रहते हैं, उन चरम गरीब के परिवारों को इन कीमतों पर 35 किलोग्राम अनाज की उपलब्धता प्रति परिवार की जाएगी। तो गरीबों में जो गरीब है उनके लिए टीपीडीएस के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 35 किलोग्राम अनाज चरम गरीब परिवारों को दिया जाएगा। और जो गरीब परिवार हैं उनके लिए प्रति परिवार 25 किलोग्राम अनाज का प्रावधान है, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम तक के राशन का ही व्यवस्था किया गया है। दोस्तों ये है, आप देखिए मुख्य रूप से ये लक्षित या टारगेटेड पीडीएस का एक पूरा कंसेप्ट है। तो अगर हम इसको देखें एक बार रिपीट में के फॉर्म में, दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पीडीएस है उसको 1997 में अमेंड किया गया, उसमें सुधार किया, कहा गया कि जो अत्यंत गरीब हैं या गरीब परिवार हैं उनको लक्षित करके हम जो सामग्री है उपलब्ध कराएंगे ताकि गरीबी उन्मूलन हो सके। दोस्तों यदि हम सभी परिवारों को बिना गरीबी के आधार पर उनका विभाजन किए लाभ देते रहेंगे तो दरअसल जो लायक नहीं है, जिसको आवश्यकता नहीं है, वो भी लाभ लेगा और सरकार का बोझ बढ़ेगा और साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के रास्ते में बाधा आएगी। दोस्तों इसीलिए 1997 से लक्षित पीडीएस की व्यवस्था को शुरू किया गया और सन 2000 में उसमें अंत्योदय अन्न योजना को भी जोड़ा गया ताकि गरीबों में गरीब जो परिवार हैं उनके लिए 35 किलोग्राम। और 2013 में जो योजना आई, जो स्कीम आई, जो कानून बना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसमें दरअसल अनाज के लिए केंद्र सरकार का एक अधिनियम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाज इस दर पे राज्यों को उपलब्ध कराएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनाज इस दर पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार चाहे तो उस पीडीएस के सिस्टम से अपने लोगों को अनाज मुफ्त में भी दे सकते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में होता है कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने 3 रुपए किलो की दर पे चावल राज्य सरकार को उपलब्ध कराया और कहा कि आप ये चावल पीडीएस के माध्यम से लोगों को बांट दें। राज्य सरकार चाहे तो लोगों से 3 रुपए भी ना ले और इस प्रकार से राज्य सरकार लोगों को मुफ्त में भी राशन उपलब्ध करा सकती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी समरी ये हुई दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में कि एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से जो वर्ग गरीब है, जो वर्ग आवश्यकता रखता है, जो वर्ग निर्धन है, उनको आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पे कराने के लिए जिस प्रणाली का विकास किया गया उसे कहा गया है टारगेटेड या लक्षित पीडीएस, जिसमें सन 2000 में गरीबों में गरीब जो परिवार हैं उनको जोड़ा गया
और केंद्र सरकार भी अपनी जो योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसको भी इस प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित करती है। दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे कंसेप्ट की। आप सब ने कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब हम जरा उत्तर पे आए कि हम लिखें क्या, इसमें हम क्या क्या लिखें और कैसे लिखें। दोस्तों आप देखें कि जैसा हमने देखा कि हम एक प्रस्तावना लिखते हैं, फिर हम बॉडी लिखते हैं, फिर हम निष्कर्ष लिखते हैं। दोस्तों हालांकि देखिए प्रस्तावना जो होता है वो एक मुखड़ा होता है, किसी प्रश्न का एक मुखड़ा है, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। आमतौर पे ये रिकमेंडेड है कि व्यक्ति या छात्र अपने हिसाब से उसको लिखें। फिर भी एक सही तरीका यह है कि अगर आपको जिसके बारे में लिखना है उसके जो प्रारंभिक भूमिका है उसकी बात भी कर देंगे तो भी आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। जैसे दोस्तों आप देखें, अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं दोस्तों, हम ये यहां पर ये कह सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए हम ये बता सकते हैं कि देश में गरीबी उन्मूलन के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 1997 में संशोधन कर लक्षित पीडीएस या लक्षित पीडीएस की व्यवस्था को लागू किया गया, लागू किया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। दोस्तों आप देखें, दरअसल यहां पर हमने शॉर्ट में किंतु प्रिसाइज रूप से एक प्रस्तावना दे दिया है। हमने बता दिया है कि भाई गरीबी उन्मूलन के लिए पीडीएस में 1997 में संशोधन करके लक्षित पीडीएस की व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। क्योंकि आपको यहां पे समझाना ही तो है कि पीडीएस या टारगेटेड पीडीएस क्या है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें इसके स्थान पे कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुद्दा या आपका कथन बिल्कुल सटीक हो। आप ये बता सकते हैं इसके जगह पर कि पीडीएस तो वैसे आजादी के बाद से लागू था, किंतु 1997 में उसमें संशोधन करके उसको लक्षित पीडीएस बनाया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रस्तावना शुरू हो जाता है और यहां से हमारा उत्तर दोस्तों शुरू हो जाता है। दोस्तों आप देखें इसके बाद हमारे उत्तर का अंश क्या होगा। जब हमने मुख्य बिंदु की बात की है दोस्तों, यहां पर आप देखिए जो जनसंख्या हमारी है, पहली बात तो यह है कि जो टीपीडीएस है ये खाद्य मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जनसंख्या को हमने बीपीएल और एपीएल में विभाजित किया हुआ है। बीपीएल के लिए रियायती दरों पर खाद्य या गैर खाद्य वस्तुओं का आवंटन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बीपीएल जनगणना होती है, तो बीपीएल जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन होता है। दोस्तों आप बता सकते हैं कि राज्य सरकारें या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 टीपीडीएस के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। दोस्तों आप बता सकते हैं कि सन 2000 में इसमें अतिरिक्त बातें जोड़ी गई और अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन के लिए दरअसल टीपीडीएस के माध्यम से गरीबों में या चरम गरीब
परिवारों को 35 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो भी सारे मुद्दे हैं टारगेट पीडीएस के कि ये कब आया, ये किस प्रकार से पॉपुलेशन को डिवाइड करता है, कौन सा मंत्रालय है, और बीपीएल को रियायती दरों पर इस टारगेटेड पीडीएस के माध्यम से, क्योंकि खाद्य की हमने बात की, केरोसिन क्या हो गया, गैर खाद्य वस्तुएं हैं। बीपीएल जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। उसके बाद जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये भी इस टीपीडीएस के माध्यम से ही क्रियान्वित होता है, और इस प्रकार से अंत्योदय अन्न योजना भी इसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है और गरीबों को विशेष आवंटन देकर गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तो हमारे पास आप देखिए 6 बिंदु हैं। अगर आप इन 6 बिंदुओं को भी एक्सपैंड करेंगे, एक एक सेंटेंस लिखेंगे, आपने एक सेंटेंस लिखा 10 शब्द का, 12 शब्द का, तो भी आप देखेंगे आराम से 60-70 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे कि ये हमारा टीपीडीएस है। इस प्रकार से हम गरीबों को लक्षित करके उनको खाद्य और गैर खाद्य किफायती दरों पे उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन लिखा, आपके सामने इंट्रोडक्शन है करीब 15-20 शब्द का, करीब 70 शब्द का हमारे पास ये डेटा भी आ गया कि ये क्या है। और दोस्तों अंत में हम बात करेंगे कि टीपीडीएस जो है उसके संदर्भ में निष्कर्ष क्या लिखें। दोस्तों निष्कर्ष आमतौर पे होता यह है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। दोस्तों आप बताएंगे कि आज भी देश में गरीबी अपने पूरे समाप्ति की ओर नहीं है, या देश में आज भी गरीबी विद्यमान है। और आप बता सकते हैं जो अलग अलग निकाय, अलग अलग मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें कि नीति आयोग की रिपोर्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, या जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक की आप बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक का हवाला देके आप बता सकते हैं कि टीपीडीएस में अभी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार का लीकेज है, इसमें बहुत प्रकार के अनाज की चोरी है, इसमें बहुत प्रकार का भ्रष्टाचार है, और गरीबों को उनके लिए योजना बनने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। दोस्तों इसलिए आप निष्कर्ष देकर, आप समाधान देकर कि इसमें हम बायोमेट्रिक सिस्टम को मजबूत करें, इसमें जागरूकता को बढ़ाया जाए, इसमें अच्छी क्वालिटी के वस्तुओं या खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाए, जिसके माध्यम से टीपीडीएस और भी प्रभावी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे चूंकि हमारा आंसर सुधार पे नहीं है, हमें तो बस संक्षिप्त में 15 शब्द में लिखना है कि इसका समाधान और क्या हो सकता है। इसीलिए हम पहले पार्ट में ये दे दें, हमने लिखा हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में दोस्तों हमने लिखा खाद्य, पूरी इसकी बातें लिखी, और तीसरे पार्ट में हम जो हमारा निष्कर्ष है वहां निष्कर्ष देके अपना उत्तर दोस्तों हम समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर तो हो गया 100 शब्दों में, हमने बहुत ही संक्षिप्त में किंतु सटीकता से इसके मुद्दों को समझ लिया। दोस्तों लेकिन एक बात और समझिए आप कि अन्य जानकारी क्या हो सकती है। आप देखें हमने बात की नीति आयोग की रिपोर्ट की, तो नीति आयोग का रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए, और आने वाले प्रश्नों में हम उसकी चर्चा कर ही लेंगे। यदि मैं अतिरिक्त बातों की बात करूं तो अतिरिक्त जानकारी के रूप में आप ये देख सकते हैं कि हम ये बात कर सकते हैं कि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, या हम बात कर सकते हैं नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, दोस्तों या फिर जो अन्य रिपोर्ट्स हमारी आती हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें पीडीएस को लेकर जो निर्धनता के डेटा हैं, बेरोजगारी के आंकड़े हैं, उन सब के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि संबंधित विषयों पे प्रश्न आगामी वर्षों में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में। इन 17 लक्ष्यों के समूह में जो पहला लक्ष्य है वो है गरीबी का उन्मूलन, और दूसरा लक्ष्य है भुखमरी का उन्मूलन। तो आप देखें अतिरिक्त जानकारी के रूप में हमारे पास ये उत्तर होना चाहिए। दोस्तों एक बात और संक्षिप्त में आप देखें, मान लीजिए ये मंडी है, कृषि मंडी है,
ये भारतीय खाद्य निगम है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अनाज को राज्य सरकारों को मुहैया करवाए, ताकि राज्य सरकारें उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से लक्षित रूप से गरीबों को अनाज उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, ये राज्य सरकारें हैं और ये उचित मूल्य दुकानें हैं, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले फेयर प्राइस शॉप का नाम दिया। भारतीय खाद्य निगम क्या करेगा? मंडी से अनाज को खरीदेगा, राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगा, राज्य सरकारें इस अनाज को उचित मूल्य दुकानों पे पहुंचाएंगी। इन दुकानों पर जो लाभार्थी बीपीएल पॉपुलेशन के हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जिनको चिन्हित किया गया है, वो अपना कार्ड लेकर आएंगे और यहां से उचित मूल्य पर, अत्यंत ही कम मूल्य पर अनाज या जो गैर अनाज वस्तुएं हैं उनका लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से क्या होगा कि इन दुकानों से इन लाभार्थियों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, ये पूरी प्रणाली क्या है? ये पूरी सिस्टम ही है जिसको हम टीपीडीएस कहते हैं, टारगेटेड पीडीएस कहते हैं। कि यहाँ पर आप देखिए कि गरीबों को बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त करके गरीबों को इन दुकानों के माध्यम से बाजार में गेहूं चावल कितनी का ही क्यों ना हो, उनको तो 3 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। या किरोसिन बाजार में मान लीजिए आता है 40 रुपए प्रति लीटर का, इन लोगों को, गरीबों को 23 रुपए में ही मान लेते हैं प्रति लीटर उपलब्ध कराया जाए। तो ये दोस्तों पीडीएस का लाभ है। दोस्तों, ये था हमारे पहले प्रश्न का एक विस्तृत उत्तर और हमारी विस्तृत चर्चा कि टीपीडीएस क्या है, ये कब आया, क्यों आया, और इसकी विशेषता हमने देखी कि पॉपुलेशन को हम बांट देते हैं 2 भागों में, बीपीएल एपीएल में, और बीपीएल को हम लक्षित करते हैं। हालांकि जो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन है, दोस्तों इनके लिए भी ऐसी बात नहीं है, इनको भी अनाज मिल जाता है उन दुकानों से, लेकिन कीमतें सामान्य होती हैं। बीपीएल की जो कीमतें हैं उनसे अधिक कीमतों पर एपीएल को अनाज मिलता है, वो भी तब अगर उपलब्ध हो तो। जितना अनाज उपलब्ध है उसमें से पहली वरीयता, पहली प्राथमिकता मिलती है बीपीएल पॉपुलेशन को। दोस्तों, इसके बाद ये हमने सारी बात देखी है और इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की हमने इसमें शुरुआत की और इस प्रकार से लक्षित रूप से दोस्तों खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं गरीबों को उपलब्ध कराने के लिए टीपीडीएस को हम अपनाते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। हम अगले प्रश्न पे दोस्तों बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के विकास में 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या योगदान रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे जो उत्तर होंगे उसके 2-3 भाग होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रस्तावना होगा, एक बॉडी होगी और एक हमारा निष्कर्ष होगा। और हम चर्चा जो करने वाले हैं उस चर्चा के भी 3 भाग होंगे। पहला हमारी जानकारी होगी, कंसेप्ट होगा, दूसरा हमारा उत्तर होगा और तीसरा हमारी अतिरिक्त जानकारी होगी। दोस्तों, भारत ने आजादी के बाद में समाजवादी विचारधारा को अपनाया और कहा कि हम समाजवादी विचारधारा से काम करेंगे, जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा होगी और जो हमारी इकाइयां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी भूमिका को हमने सीमित किया। दोस्तों, राज्य जब अपनी भूमिका को अपना लेती है, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार आर्थिक गतिविधियों में लिप्त हो जाती हैं, तो फिर वो योजना बनाती हैं। उन योजनाओं को हमने अगर 5 साल के लिए बनाया तो उसको हम पंचवर्षीय योजना का नाम दे देते हैं। दोस्तों, इसीलिए भारत में आजादी मिलने के बाद 1950 में हमने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग का गठन किया। दोस्तों, 1951 में हमने या योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, जिसको हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखें कि आगे बढ़ते 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 सन 2007 से 2012 में हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण करके उसका अमल किया और 2012 से 2017 का जो समय था, इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं
का निर्माण किया गया, उसका अमल किया गया। दोस्तों ये प्रश्न है कि 2007 से 2012 के बीच जो हमारी योजना थी, जिसको हमने 11th 5 ईयर प्लान कहा, उसका आर्थिक जो विकास है उसमें क्या भूमिका है। दोस्तों हमें इस कालखंड पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और आप देखें 2002 से 2007 की जो अवधि है उसको हम 10th या 10वीं पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं, या 1997 से 2002 की जो अवधि है इसको हम 9वीं पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि 1997 में ही हमने क्या किया था, हमने दरअसल लक्षित पीडीएस को अपनाया था। दोस्तों हमें इस उत्तर को देना है कि इस कालखंड में दरअसल भारत की आर्थिक प्रगति कैसे हुई, इस योजना का क्या योगदान है। तो आइए उसकी दोस्तों बात करते हैं। जब बात होती है कि आर्थिक विकास में क्या योगदान है, तो प्रश्न उठता है कि आर्थिक विकास को मापा कैसे जाए। दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापना है तो यदि उस देश में हम ये माप लें कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी, कृषि ग्रोथ रेट क्या रही होगी, रोजगार कैसा रहा होगा, लोगों के व्यय करने का दर क्या होगा, या मानव विकास की बात करें तो नामांकन दर क्या रहा होगा। दोस्तों इन सभी आंकड़ों से यह निश्चित ही है कि हम ये बता सकते हैं कि उस देश की आर्थिक प्रगति या विकास कैसा रहा होगा। अगर मान लीजिए हम इन सभी आंकड़ों को देखकर बता सके कि 2007 से 2012 के बीच में भारत में इन सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई, तो हम ये उत्तर दे सकेंगे कि हाँ, उस कालखंड में 11th 5 ईयर प्लान में भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त की। दोस्तों आप देखिए, अगर हम पहले पार्ट को देखें दोस्तों 2007 से 2012 के बीच, मतलब 11th 5 ईयर प्लान में ये देखा गया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट ने 8% की दर को टच किया। 11th 5 ईयर प्लान में हमने 8% की दर को टच किया। दोस्तों 8% की एक दर जो है बहुत अच्छी दर मानी जाती है। यदि इस दर से हम कम से कम 12 साल भी बढ़ लें या 12 साल भी हमने प्रगति की होगी, तो अनुमान है कि हम अपने जीडीपी को डबल कर सकते हैं। तो 8% की दर यदि हम 12 साल भी फॉलो करें, लगातार चलें, तो दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि लोगों में या लोगों की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों इसलिए आप देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे इंपॉर्टेंट लाभ ये था कि इसने हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको अच्छी पहुंच दी, 8% की पहुंच दी। लेकिन दोस्तों एक बात और है इसमें, आप देखें कि इस समय में तो हमने ग्रो किया 8% से, लेकिन अगर हम देखें 9th और 10th को, तो 5.7% की दर से हमारी प्रगति हुई थी 9th 5 ईयर प्लान में, और 7.6% की दर से हमने ग्रो किया 10th 5 ईयर प्लान में। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ना केवल ये एक अच्छी ग्रोथ रेट थी, बल्कि ये भी हुआ कि पिछले 10 वर्षों में से सबसे अधिक ग्रोथ रेट हमने 11th 5 ईयर प्लान में दर्ज किया, जो खुद में एक सुखद समाचार है। दोस्तों इसीलिए अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो पहला पॉइंट बताता है और ये प्रमाणित करता है कि जीडीपी वृद्धि दर 11th प्लान में 8% थी, जो पिछले 2 योजनाओं से काफी अच्छी थी, और इसीलिए दोस्तों ये इसका प्रमुख योगदान माना जाएगा। दोस्तों भारत में जो कृषि है, कृषि की वृद्धि दर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य था कि कम से कम 4% की दर से कृषि में वृद्धि हो। दोस्तों इस योजना अवधि में भारतीय कृषि ने 3.7% की दर हासिल की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमने
कृषि में 3.7% की दर को प्राप्त किया, जिसने हमारी कृषि की प्रगति को एक नई दिशा प्रदान की। दोस्तों ये भी हमारा क्या है, हमारे उत्तर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां पे हम ये कहते हैं कि हाँ, हमने कृषि में अच्छी प्रगति दर हासिल की। दोस्तों यदि हम रोजगार की बात करें दोस्तों, इससे पिछली योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना में जब हमने बेरोजगारी की बात की तो पता लगा कि 8.2% देश में बेरोजगारों की संख्या या बेरोजगारी दर थी। कब? 10th 5 ईयर प्लान में। लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो ये पता चलता है कि घटकर 6.6% हो गया। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो बेरोजगारी है उसमें भी गिरावट आई। दोस्तों ये बात ऐसे भी स्पष्ट है कि जब आर्थिक प्रगति की दर अच्छी होगी, इसका मतलब उत्पादन है, इसका मतलब है कि रोजगार है, इसका मतलब है कि बेरोजगारी हमारी कम तो होगी ही। और इसीलिए इस कालखंड में देश की जो बेरोजगारी दर है वो पिछली दरों से घटकर कम हुई है। दोस्तों ये भी क्या है, आर्थिक प्रगति का एक सूचक है। दोस्तों आर्थिक प्रगति अपने स्थान पर है, लेकिन यदि हम मानव प्रगति की बात करें दोस्तों, मानव प्रगति को हम शिक्षा से माप सकते हैं। और आप देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर था, एनरोलमेंट रेट था, वो भी बढ़कर 98.3% तक पहुंच गया। मतलब बहुत ज्यादा हमने 100 के करीब पहुंचने की कोशिश की, और उस प्रयास में नामांकन दर जो है दोस्तों वो 98.3% तक पहुंच गया। दोस्तों ये भी क्या है, एक सूचक है कि देश में जो नामांकन दर है वो बढ़ा है, मानव विकास को इसने बढ़ाया है। दोस्तों ग्रामीण मजदूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण मजदूरी में 6.8% की दर से वृद्धि देखने को मिली। मतलब जो मजदूरी पिछली योजना में मिल रही थी उसमें 6.8% की दर से बढ़ोतरी इस योजना में देखने को मिली। दोस्तों इस कारण से ये हुआ, अब मान लीजिए मजदूरी बढ़ेगी तो निश्चित ही लोगों के या ग्रामीण लोगों के द्वारा व्यय करने की जो दर है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों इस प्रकार से व्यय करने की क्षमता बढ़ी। दोस्तों अगर हम टीकाकरण की बात करें, इस योजना अवधि में भारत में पिछली योजना अवधि की तुलना में टीकाकरण में 2.1% की दर की वृद्धि देखने को मिली। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टीकाकरण हो, मतलब स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आय हो, व्यय हो, रोजगार हो, कृषि हो, या फिर पूरी जीडीपी हो, इन सभी दोस्तों क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि 11th 5 ईयर प्लान में दोस्तों हमने इस क्षेत्र में काफी योगदान। दोस्तों ये तो वो डेटा है जो हमारे पास उपलब्ध है, किंतु आप देखेंगे जो मानव विकास है, जो विदेशी लेन देन का स्तर है दोस्तों, जो निवेश है, इन सब के संदर्भ में भी आप देखिए ये वो समय था जब भारत, इस अगर समय की बात दोस्तों करते हैं हम, इस समय में आप देखें 2007 से 12 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हुआ, निवेश में विस्तार हुआ। दोस्तों उस निवेश ने भारत के उद्योगों को धन उपलब्ध कराया। इन सभी दोस्तों कारणों से ये हुआ कि भारत की आर्थिक प्रगति को घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी प्राप्त हुआ। दोस्तों इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न में आप देखें, आप अगर दोस्तों, वैसे तो एक बहुत लंबी चौड़ी सूची है आर्थिक विकास को मापने की, किंतु अगर हम मुख्य बातों की बात करें जिसमें एक संतुलित उत्तर हो, संतुलित का मतलब यह हुआ कि आर्थिक भी हो और सामाजिक या मानवीय भी हो, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर नामांकन और टीका को भी शामिल कर लिया, क्योंकि आर्थिक प्रगति मानव विकास के बिना संभव दोस्तों नहीं हो सकती। इसीलिए जीडीपी, कृषि, रोजगार, ग्रामीण मजदूरी, नामांकन और टीकाकरण, दोस्तों इन सभी से ये मिलके बनता है कि हमने इस 11वीं योजना में आर्थिक प्रगति के स्तर को बढ़ाया है। अब दोस्तों यहां पर हमने ये कंसेप्ट समझ लिया, हमने समझ लिया कि ये हमारी योजना है, योजना की अलग अलग अवधियां हैं। 11th प्लान में इस प्रकार से हमने आर्थिक प्रगति को प्राप्त किया। अब दोस्तों हम इसके उत्तर पे आते कि उत्तर में क्या लिखेंगे आप। देखिए
दोस्तों आप जब हम बात करेंगे तो यहां पर भी बात वही होगी कि हम एक प्रस्तावना देंगे, एक हमारी उत्तर की मुख्य बॉडी होगी और हमारा एक निष्कर्ष होगा। दोस्तों प्रश्न ये है कि 11th प्लान ने हमारी आर्थिक प्रगति में क्या योगदान दिया। इस प्रश्न के प्रस्तावना में दोस्तों आप 11th प्लान के संदर्भ में कि ये इस वर्ष में इसको बनाया और लागू किया गया, आप ये बता सकते हैं कि इस प्लान ने भारत में जीडीपी हो, कृषि हो, रोजगार हो, उपभोग हो, टीकाकरण हो, जैसे सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। दोस्तों ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। यहां पे आपका इंट्रोडक्शन 25 शब्द का होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर इंट्रोडक्शन में भी एक अच्छा खासा बल है। आपने बता दिया कि 11th योजना इस कालखंड में अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जीडीपी, कृषि, रोजगार, उपभोग, टीकाकरण, स्वास्थ्य आदि था, और निम्न बिंदुओं से इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभावों को समझा जा सकता है। दोस्तों फिर आप आएंगे बॉडी पर। फिर बॉडी में क्या आएगा दोस्तों, बॉडी में सारी बातें आएंगी कि इस योजना अवधि में जो जीडीपी वृद्धि दर है उसको जब देखा गया तो पता लगा कि उसने देश में इस प्रकार से ग्रो किया जो पिछली योजनाओं से अधिक है। फिर आप बताएंगे कि कृषि दर, जो कृषि की दरें थी वो पिछली योजनाओं में 2%, 3% थी, इस योजना अवधि में वो बढ़कर 3.7% हुई। दोस्तों आप बताएंगे, देखिए दोस्तों इस कालखंड में आप अगर देखें तो आपको दिखेगा कि 2007 है, 2008 है, 2009 है, 10 है, 11 है, इनमें काफी योजनाएं ली गई हैं, सड़क को लेकर हो, चाहे खाद्य सुरक्षा को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर हो। आपको उनका नाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक योजना एज अ होल योजना की बात हो रही है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर हम बताएंगे कि रोजगार के लिए जो प्रयास किया गया उससे रोजगार में जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी दर है वो 8.2% से घटकर 6.6% तक आ गई। तो ये हमारे 3 कथन। चौथा कथन दोस्तों आप देखिए, 2005 में नरेगा शुरू किया गया। नरेगा के तहत जो मजदूरी है उसका वितरण किया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि देखने को मिली। दोस्तों ये हमारा एक सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि ग्रामीण मजदूरी बढ़ने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में आय का बढ़ना, आय के बढ़ने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग का बढ़ना, और उपभोग का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनका विकास होना। दोस्तों इसके बाद आप बात करें टीकाकरण की, आप बात करें नामांकन की, जो ये बता देगा। देखिए हालांकि आप अगर 6 बिंदु लिखेंगे एक एक सेंटेंस में तो 60 शब्द आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप देखिए इस उत्तर में प्रस्तावना 25 शब्द का लिखा हमने, क्योंकि प्रस्तावना हमारा थोड़ा बड़ा है, करीब 60 शब्दों का हमारा ये बॉडी हो गई। और अंत में निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, निष्कर्ष जो है उसमें आप देखें तो हम निष्कर्ष में कुछ समाधान दे सकते हैं कि अभी भी देश की जो समस्या है उसको, या आप ये बात कर सकते हैं कि अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट नहीं रहा, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति नीति आयोग के प्रयासों से की जा रही है। खत्म हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ पे आप बता दें कि अब देश में 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट नहीं रहा, अब नीति आयोग सहकारी संघवाद के माध्यम से राज्य और ग्रामीण स्तर पर जो आय है, व्यय है, उपभोग है, कृषि है, उनको बेहतर करने का प्रयास एक संघवादी या एक सहयोगी प्रयास से कर रही है। दोस्तों यहाँ पे आप भविष्य के जो सुझाव हैं वो भी दे सकते हैं कि आपको लगता है क्या किया जाना चाहिए। हालांकि अच्छा उत्तर रहेगा कि आप योजना आयोग से आगे बढ़कर नीति आयोग तक पहुंचे और बता दें कि अब आयोग जो है वो राज्यों को सशक्त कर रही है कि राज्य स्वयं अपने स्तर पे ये निर्णय करें और आर्थिक प्रगति को सुचारू करें। दोस्तों ये था हमारे इस प्रश्न के
संपूर्ण उत्तर जिसमें कंसेप्ट भी आ गया, प्लानिंग कमीशन और कुछ योजना की हमने बात कर ली है, और हमारे उत्तर का ढांचा भी हमने दोस्तों देख लिया है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।